हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी जो नया वाला बुक निकला है उसका हम लोग अध्याय 11 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, क्या नाम है सर जी? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, इसको हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। जो ये चैप्टर में टोटल क्या क्या चीज़ आएगा उसको बेहतरीन से जानेंगे, और आप लोग को थंबनेल से दिखाई भी दे रहा है जो इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग है आज की क्लास की टॉपिक, है ना। आज की क्लास की टॉपिक सबसे पहला हम लोग जानेंगे विद्युत धारा क्या है, क्योंकि विद्युत धारा ही नाम है चैप्टर का, इसलिए इसको जानेंगे हम लोग। रासायनिक प्रभाव के उदाहरण को जानेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग क्या होता है ना। रासायनिक आप लोग को करंट के बारे में हम लोग जानेंगे, वोल्टेज के बारे में जानेंगे, है ना। तो बेहतरीन से हम लोग समझेंगे। और लास्ट जो है ये हम लोग का अभ्यास प्रश्न और उत्तर, जो इस चैप्टर में हम लोग का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का विद्युत धारा क्या है। क्या बोल रहा था जी? विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा का प्रवाह है। क्या है? विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा का प्रवाह है। बैटरी या सेल से तारों में करंट गुजरता है, जैसे बल्ब, मोटर आदि विद्युत धारा से चलते हैं। जितना भी बैटरी, बल्ब, मोटर उठे जितना भी चलता है वो किससे चलता है? करंट से चलता है। करंट किससे आता है? हम लोग का तार से आता है बोर्ड में, है ना। आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा बोर्ड से क्या होता है, हम लोग का मोटर, पंखा, बल्ब सब चलता है। ये आपको मशीन भी दिखाई दे रहा है, ये भी करंट से ही चलता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या लिखा हुआ है सर जी? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो कुछ पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे पानी का अपघटन। यह प्रभाव इलेक्ट्रोलाइट्स या घोल में अच्छा दिखता है। आप लोग को दिखाई भी देता होगा ये चीज, है ना। ये आपको दिखाई देता है इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग तीसरा टॉपिक को भी समझ में आ गया है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग का, गुरुजी साहब, सुचालक और कुचालक। अच्छा, पहले हम लोग जानेंगे सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, पहले जानेंगे। देखिए, जैसे हम लोग को पहले जानेंगे सुचालक क्या होता है। तो मान के चलिए हम लोग के पास में ये, मान के चलिए ये तार है, यहाँ पे हम लोग करंट देंगे तो यहाँ जरूर आएगा, तब ना मेरा मोबाइल चार्ज होगा। तो इसमें करंट दौड़ के इस पार आया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। हम लोग इसमें इस पेन में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग तार लगाएंगे तो इस पार में आएगा करंट? कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुचालक है। तो सुचालक का मतलब जिसमें करंट इस पार से उस पार आता है उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं, और जिसमें करंट इस पार से उस पार नहीं जाता है वो कुचालक होता है। तो कहा जाता है जो सोना जो है ना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उसमें बहुत स्पीड से करंट तोड़ता है इस पार से उस पार। और चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया। आप लोग जो तार देखते हैं घर पे, बिजली का वायरिंग वाला तार, वो कॉपर का तार है। ऊपर में प्लास्टिक चढ़ा के आप करंट उसमें दौड़ता है, तो सुचालक हुआ। कुचालक क्या हुआ? जिसमें करंट इस पार से उस पार नहीं जा रहा, वो क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। जैसे आप मट्टी, एक तरफ सूखा मट्टी में एक तरफ तार डालिएगा तो इस पार नहीं आएगा। आप प्लास्टिक का कोई सामान ले लीजिए, उसमें एक तरफ तार डालिएगा तो इस पार नहीं आएगा करंट। ठीक है, तो सुचालक क्या होता है? जो विद्युत धारा गुजरने देते हैं, जो विद्युत धारा गुजरने देते हैं उसको क्या बोलते हैं सर जी? हम लोग सुचालक बोलते हैं। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, तांबा का ही तार ज्यादा यूज होता है और एल्यूमिनियम का भी तार यूज होता है। कुचालक क्या होता है सर जी? हम लोग समझेंगे जो विद्युत धारा नहीं गुजरने देते हैं वो क्या कहलाएगा? कुचालक। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी में भी आप इस पार में दीजिएगा तार को, इस पार आपका करंट नहीं आएगा। फिर लोहा में आप इस पार में दीजिए तार, इस पार में करंट गया, दनादन आप करंट पकड़ेगा।
तो ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है, अगला है हम लोग का 5 नंबर, परीक्षक टेस्टर का प्रयोग। टेस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्टर का प्रयोग कर रहा है ना। तो परीक्षक से पता चलते हैं कि कोई वस्तु विद्युत धारा गुजरने देती है या नहीं। आप टेस्टर लेकर लोहा में सटाइएगा, तो जैसे बोर्ड में सटाइएगा तो वो आपको लाइन देगा। तो टेस्टर से आप पता कर सकते हैं इसमें लोहा कल पार होगा कि नहीं होगा करंट। ठीक है, परीक्षक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का रहता है ना। परीक्षक बैटरी, बल्ब, तार और 2 सिरों पर परीक्षण करता है। यदि बल्ब जलता है वस्तु सुचालक है, बल्ब नहीं जलता है वस्तु कुचालक है। ये हम लोग को 5वां टॉपिक था जिसको हम लोग कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का है 6 नंबर, क्या तरल विद्युत चालक होते हैं। क्या बोल रहा था जी, क्या तरल विद्युत चालक होते हैं। तरल मतलब पानी, गीला चीज, विद्युत का कुछ ये होते हैं कि नहीं। तो कुछ तरल जैसे नमक का घोल, नींबू का रस विद्युत का धारा प्रभावित करते हैं, है ना। नमक का घोल में आप करंट पार होगा, नींबू का रस में भी क्या होगा, करंट पार होगा। शुद्ध जल नहीं, शुद्ध जल में कभी करंट पार नहीं होगा, लेकिन मिलावटी जल, नमक, एसिड, गीला करंट प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देख लेंगे हम लोग। अगला है हम लोग का 7वां नंबर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जल का अपघटन। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जल का अपघटन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पानी में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लास्टिक जल अपघटन में होता है। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 8वां नंबर में। बोला विद्युत धारा के अन्य रासायनिक प्रभाव। क्या बोला, विद्युत धारा के अन्य रासायनिक प्रभाव। तो इसमें बोला इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु की परत चढ़ाना, धातु को शुद्ध करना, बैटरियों का चार्ज होना, ये क्या कहलाता है, विद्युत धारा के अन्य रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का 9 नंबर में, सावधानियां और नियम। आप लोग कभी भी करंट का यूज करते हैं तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो आपको नंगा तार डायरेक्ट नहीं चुना, उससे आपको क्या होगा, करंट लग सकता है और आपका जान जा भी सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो अपने से ये नहीं करना चाहिए, मिस्त्री को उसमें ये करवाना चाहिए। दूसरा बात है, चप्पल उप्पल पहन गीला जगह में आपको तार लगा हुआ है तो उसको सावधानियां रखना है ना। ठीक है, सावधानियां को और नियम को जानेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रयोग सुरक्षित तरीकों से करें। रासायनिक प्रभाव का परीक्षण करते समय सही तरल परीक्षण का प्रयोग करें। बोर्ड प्रयोगशाला के नियम का पालन करें। ठीक है, अगला है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास में। किस में आ जाते हैं सर जी, अभ्यास में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का अभ्यास का, खाली जगह मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर है हम लोग, विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा अम्ल और लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन है हम लोग, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है उसका आंसर में। सी नंबर में, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश और डैश प्लेट पर निर्धारित होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक को हम लोग पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव मतलब माइनस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का डी नंबर, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो क्या कहलाता है सर जी, गुरुजी, यहाँ पे विद्युत अपरकर्षण कहलाता है। तो ये भी हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। आ जाते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ओह सॉरी, यहाँ आंसर भी है। ठीक है, 2 नंबर बोल रहा है, जब किसी संपरीक्षक टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को
किसी विलयन में डुबोते हैं तो बल्ब क्यों जलता है? आप टेस्टर को ऐसे पानी में डालिएगा ना, जिसमें नींबू पानी या तो नमक वमक मिला रहेगा, तो वो जलेगा, उसमें करंट आता है। क्योंकि विलयन में आयन मौजूद होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने से बल्ब जलने लगते हैं। उसका आप आंसर इसको दे सकते हैं, एग्जाम में आपका पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हम लोग का 3 नंबर। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण, है ना, जिनका परीक्षण चित्र, ये जो है दिया हुआ चित्र 11.9 में, ये किताब में भी दिया हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा, दर्शाए अनुसार करने पर चुंबक की सुई विचलित हो सकी। तो उसका आंसर होगा नमक का घोल, सोडियम क्लोराइड विलयन, और दूसरा है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है हम लोग का नींबू का रस। ये हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का। आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर, जो हम लोग को दिया हुआ है। बोल रहा है क्या गुरुजी साहब, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझना है थोड़ा ध्यान से, है ना। तो बोल रहा है चित्र 11.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग सूची बनाए हैं, 7 गो सूची बनाए हैं। उसके बाद क्या किए हैं सर जी? व्याख्या की है। तो ध्यान से समझिएगा, उसका उत्तर हम लोग का यहां से स्टार्ट होता है। बोल रहा है बल्ब के ना जलने के संभावित कारण, है ना। क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण है विलयन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। यदि वह द्रव्य विद्युत धारा को नहीं प्रभावित कर सकता है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बल्ब खराब हो सकता है, बल्ब फ्यूज या टूट सकता है। तीसरा है हम लोग का, बैटरी या सेल खत्म हो गए हो, बैटरी में ऊर्जा नहीं है तो भी करंट नहीं बहेगा। चौथा है हम लोग, तारों में कोई ढीला या खराब जोड़, कहीं कनेक्शन सही नहीं। पांचवा कारण हो सकता है हम लोग का, इलेक्ट्रोड तट वाले या जंग लगे हैं, इलेक्ट्रोड ठीक से द्रव में डूबे ना हो, उन पर जगह जंग हो। विलयन की मात्रा कम हो, है ना, विलयन की मात्रा कम हो, यदि द्रव्य बहुत कम है तो सर्किट पूरा नहीं होगा। ठीक है, 7वां नंबर हम लोग का, संपर्क में कोई रुकावट, तार या इलेक्ट्रोड अच्छे से जुड़े नहीं हो, इसी कारण से नहीं जलेगा। उसका व्याख्या करने के लिए बोला हम लोग को, बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट पूरा होगा और उसमें विद्युत धारा बह सकेगी। अगर कोई भी ऊपर दिया गया कारण हो तो सर्किट में करंट नहीं बहेगा और बल्ब नहीं जलेगा। अगर हल्का सा भी इस 7 को कारण में हम लोग का कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, टेंशन नहीं लेने का है। 5 नंबर बोल रहा है, 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालकता की जांच करने के लिए एक संपरीक्षण का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए नंबर बोल रहा है हम लोग को, ए द्रव बी से अच्छा चालक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, द्रव बी ए से अच्छा चालक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोनों द्रवों की चालकता समान है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, मतलब 1 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चूंकि स्पष्टीकरण कर देते हैं हम, जरूरी नहीं है आपको खाली टिक मार देना है, मगर कर देते हैं। चूंकि द्रव ए के लिए बल्ब ज्यादा चमकीला था और बी के लिए बहुत धीमा दीप था, इसका मतलब यह द्रव ए इलेक्ट्रिक करंट को बेहतर प्रभावित कर रहा है। इसीलिए पता चलता है द्रव ए अच्छा विद्युत चालक है जबकि बी कम अच्छा चालक है। अच्छा, स्पष्टीकरण करने के लिए बोला था क्या? हाँ, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, तो ये आपको लिखना है ना, स्पष्टीकरण करने के लिए बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना है 6 नंबर में क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका आंसर हो जाएगा शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं। इसे चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक, एसिड या कोई घुलनशील पदार्थ मिला सकते हैं जिससे उसमें आयन आ जाए और वह विद्युत का संचालन करे। ये हम लोग का 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर।
बोल रहा है क्या गुरुजी साहब, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर, है ना? कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कर लीजिए, है ना? कोई प्रॉब्लम आता है तो। बोल रहा है क्या, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। कभी भी आग लगता है ना तो सबसे पहले क्या करेगा, बोलेगा यहाँ का लाइन कट कीजिए, उसके बाद ही वो आपका घर में पानी को ये करेगा, चलाएगा। आग बुझाते समय पानी का इस्तेमाल होता है और पानी विद्युत का चालक होता है ना? पानी विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, सुचालक होता है। अगर विद्युत आपूर्ति चालू होगी तो पानी से करंट फैल सकता है और फायरमैन या अन्य लोग करंट की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति पहले बंद कर दी। तो समझते हैं 8 नंबर, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संप्रेक्षित पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विशेष विचलन दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा, हम लोग फटाफट जान लेते हैं। समुद्र के पानी में बहुत सारे घुले हुए नमक लवण होते हैं, इसलिए उसमें आयन अधिक होते हैं। इससे वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है और उसमें अधिक धारा बहती है। इसी कारण संपरीक्षित की चुंबक की सुई ज्यादा विचलित होती है। तो यहाँ पे हम लोग का 8 नंबर खत्म हो गया। फटाक से आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या हम लोग को, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। मतलब बारिश अगर होता है तो क्या जो ठीक करता है लाइन को खराब होता है तो उसको जाके ठीक करना चाहिए। तो तेज बारिश या गीले मौसम में विद्युत तारों की छूना बिल्कुल असुरक्षित होता है, क्योंकि पानी विद्युत का चालक है। लाइनमैन को करंट लगने का पूरा खतरा रहता है, इसीलिए ऐसा समय मरम्मत नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित उसका परीक्षण किया। उससे यह देखा कि आश्चर्य हुआ कि चुंबक की सुई विशेष विचलन दर्शाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, परंतु जब यह गिरता है तो हवा की धूल अन्य पदार्थ इसमें मिल जाते हैं। इस कारण से इसमें आयाम आ जाते हैं और यही कारण है कि संपरीक्षित चुंबक की सुई विचलन दर्शाती है ना। पानी गिरता है तो उसके साथ में बहुत सारा चीज धूल मिल जाता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। 11 नंबर बोल रहा है हम लोग का, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत चालित वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब आप जो देख रहे हैं जो करंट से चलता है उसका सूची बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबके घर में बल्ब होता है, पंखा होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, माइक्रोवेव होता है, ट्यूब लाइट होता है, विद्युत प्रेस होता है। तो ये सब अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, गुरुजी साहब जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होता है। यदि पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है तो कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। तो उसका आंसर होगा हम लोग, शुद्ध कॉपर छड़ को ऋणाग्र कैथोड के रूप में और अशुद्ध कॉपर छड़ को घनाग्र एनोड के रूप में लगाया जाता है। बैटरी का धन टर्मिनल अशुद्ध कॉपर छड़ एनोड से जोड़ना चाहिए। इसका कारण भी पूछा है हम लोग को, कारण भी लिखिए बोला है। तो यहाँ पे कारण हो जाएगा, जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो अशुद्ध कॉपर एनोड से घुलकर शुद्ध कॉपर कैथोड ऋणाग्र पर जाता है। ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन है। हम लोग आ जाते हैं, अब अंत हो गया। तो ये हम लोग का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, है ना। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। और अगर आप लोग को इसका पीपीटी चाहिए तो आप लोग को फ्री मिल जाएगा, पीडीएफ इसका फ्री मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए सर हमको पीडीएफ भेज दिए, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए सर हमको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो बहुत जल्द हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर 12वां चैप्टर को बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग 12वां चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।